वेलकम टू एनालिस्ट्स एस्टिमेट। हमारा मिशन है वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट के गैप को कम करना, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट रिसर्च को ब्रेक डाउन करके, ताकि आपका काम आसान हो जाए। द फाइन प्रिंट। ये पॉडकास्ट सिर्फ एजुकेशनल एनालिसिस के लिए है, इसे फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। हमारा काफी रिसर्च एआई टूल से आता है और एआई कभी-कभी मिस्टेक्स कर सकता है या डेटा इनएक्यूरेट हो सकता है। इसलिए इसे एक बिजनेस एनालिसिस की तरह लें, ना कि डीप कंपनी रिसर्च। इन्वेस्टिंग से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च जरूर करें। NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड पर हमारी इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। ये वो कंपनी है जो पर्दे के पीछे से हमारे सारे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स का हिसाब किताब रखती है। हाँ, एक तरह से इंडिया के कैपिटल मार्केट्स की ये इंस्टीट्यूशनल रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमारे पास कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स, कुछ इक्विटी रिसर्च नोट्स और हाल की अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। तो हमारा मिशन है, इन सब से जो मोटी-मोटी बातें निकलती हैं, आज हम उन पर ही बात करेंगे। हाँ, ताकि एक साफ तस्वीर सामने आए। हाँ, तो चलिए इसे समझने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी से, एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके साइज को समझते हैं। NSDL इंडिया की पहली डिपॉजिटरी है और कस्टडी वैल्यू में इसका मार्केट शेयर है 86.81%। 86% से भी ज्यादा। और ये वैल्यू है 464.16 लाख करोड़ रुपए। ये इतना बड़ा नंबर है कि सोचना भी मुश्किल है। और एक कंपनी अगस्त 2025 में BSE पे लिस्ट हुई थी। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे रिपोर्ट में प्रोटेक्टेड ओलिगोपोली कहा गया है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा बाजार है जहाँ कुछ ही कंपनियां हैं और नई कंपनियों का आना लगभग नामुमकिन है। दरवाजे बंद हैं। बिल्कुल। और NSDL का जो संस्थागत और FPI एसेट्स हैं, उन पर तो लगभग एकाधिकार है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कंपनी की जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है, वो दो हिस्सों में बटी हुई है। सही कहा। इसका जो कोर डिपॉजिटरी बिजनेस है, उसका स्टैंड अलोन ईबिटा मार्जिन देखिए, 64.10% जैसा शानदार है। बहुत ही शानदार। लेकिन जब हम कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस देखते हैं, सबको मिलाकर, तो कहानी पूरी बदल जाती है। हाँ, तब ईबिटा मार्जिन सिर्फ 23.95% रह जाता है। और इसकी मुख्य वजह है NSDL पेमेंट्स बैंक यानी NPBL। अच्छा, तो ये पेमेंट्स बैंक रेवेन्यू का 50% से ज्यादा हिस्सा तो देता है। हाँ, पर प्रॉफिट लगभग शून्य है। और इसकी वैल्यूएशन 62.80x के PE पर है। इसे स्कार्सिटी प्रीमियम कहा जा रहा है। पर साथ ही सेबी के साथ हाल ही में 18.69 करोड़ के कंप्लायंस सेटलमेंट्स भी हुए हैं। और इसी से जुड़े 4 प्रमुख जोखिम भी हैं जिन पर हमें नजर रखनी होंगी। पहला है सब्सिडियरी ड्रैग, NPBL की वजह से कंसोलिडेटेड प्रॉफिट पर असर। दूसरा, रेगुलेटरी फी कंप्रेशन, क्या सेबी फीस पर कोई कैप लगा सकता है। तीसरा, मार्केट सैचुरेशन, नए डीमैट अकाउंट खुलने की रफ्तार में 39% की सालाना गिरावट आई है। ये तो बड़ा आंकड़ा है। हाँ। और चौथा है ऑपरेशनल रेजिलियंस। जैसे जैसे T+0 सेटलमेंट आ रहा है, टेक्निकल गड़बड़ियों का जोखिम बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। चलिए इंडस्ट्री को पोर्टर की 5 फोर्सेस के नजरिए से देखते हैं। इसमें फोर्सेस को 0 से 10 के स्केल पर स्कोर दिया गया है। तो सबसे पहले राइवलरी, इसका स्कोर 5 है। ये CDSL के साथ एक डुओपोली है। पर ये कंपटीशन बड़ा अजीब है ना। बिल्कुल। एक दिलचस्प बात यह है कि NSDL संस्थागत वैल्यू को नियंत्रित करता है, जबकि CDSL रिटेल वॉल्यूम को। अच्छा, और बायर पावर, कस्टमर्स की कितनी चलती है? उसका स्कोर 4 है। फीस रेगुलेटेड है, इसलिए ज्यादा नेगोशिएशन हो नहीं सकता। सप्लायर पावर का स्कोर तो सिर्फ 2 है, काफी कम। और सब्स्टिट्यूट्स का क्या? इसका कोई विकल्प है? स्कोर 1। फिलहाल तो कोई विकल्प नहीं है। लोग ब्लॉकचेन की बात करते हैं, पर वो अभी T+0 जैसी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत धीमा है। और सबसे मजेदार, न्यू एंट्रेंस, उसका स्कोर भी 1 है। नए खिलाड़ियों का आना लगभग असंभव है, क्योंकि सेबी सिर्फ 2 डिपॉजिटरी की ही अनुमति देता है। तो इन सब का मतलब क्या है? अगर इतना प्रोटेक्टेड मार्केट है, तो इस सेक्टर में ग्रोथ आ कहां से रही है? देखिए, प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर है भारत में फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। लोग अपना पैसा अब फिक्स डिपॉजिट से निकालकर मार्केट्स में डाल रहे हैं। बिल्कुल। एक आंकड़ा इसे साफ करता है। 2020 में घरेलू इक्विटी एसेट्स थे 12 लाख करोड़। और अब 2024 के मध्य तक ये बढ़कर 61.33 लाख करोड़ रुपए हो गए। करीब 5 गुना की बढ़ोतरी। कमाल है। अब NSDL के बिजनेस की बारीकियों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स से।
NSDL ने FY25 में प्रति अकाउंट 156 रुपीज 80 पैसे का रेवेन्यू कमाया। जो CDSL के 55 रुपए 44 पैसे से लगभग 2.8 गुना ज्यादा है। इतना बड़ा फर्क क्यों? इसका कारण है NSDL का हाई क्वालिटी HNI और FPI क्लाइंट बेस। ये वो क्लाइंट हैं जो ज्यादा वैल्यू वाले ट्रांजैक्शंस करते हैं। और अगर हम रेवेन्यू को सेगमेंट्स में तोड़कर देखें तो FY25 में 43.56% आया डिपॉजिटरीज से। ये कंपनी का कोर प्रॉफिट इंजन है। 50.69% आया बैंकिंग सर्विसेज से। ये बहुत बड़ा रेवेन्यू लाता है, लेकिन इसका PAT मार्जिन सिर्फ 0.26% है। सिर्फ 0.26%? हाँ, और बाकी का 5.75% डेटाबेस मैनेजमेंट से आता है। और कंपनी का कॉम्पिटिटिव मोट, मतलब इसकी असली ताकत क्या है? दो मुख्य बातें हैं। पहला, अनलिस्टेड कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में 73% का मार्केट शेयर। इससे क्या फायदा होता है? इससे भविष्य में जो SME लिस्टिंग का बूम आएगा, उसे कैप्चर करने के लिए ये अच्छी पोजीशन में है। और दूसरा, इसका विशाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कितना बड़ा ये नेटवर्क? 65,391 सर्विस सेंटर्स। ये CDSL से 3.5 गुना ज्यादा है। वाह! चलिए अब फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं और यहाँ एक YY मार्जिन एनालिसिस है जो ध्यान खींचता है। पहला मेट्रिक है कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन नेट PAT मार्जिन के बीच का अंतर, जो FY25 में 21.62% पॉइंट्स था। तो मेरा पहला क्यों, प्रॉफिटेबिलिटी में इतना बड़ा अंतर क्यों है? क्योंकि NPBL यानी बैंकिंग सेगमेंट के खर्चे उसके रेवेन्यू का 91.5% है। 90% से भी ज्यादा। ठीक है, तो मेरा दूसरा क्यों, ये पेमेंट्स बैंक इतना अनप्रॉफिटेबल क्यों है? क्योंकि पेमेंट्स बैंक के डिपॉजिट पर रेगुलेटरी कैप्स हैं, जिसकी वजह से इसे हाई वॉल्यूम लो मार्जिन मॉडल पर ही काम करना पड़ता है। ये उनकी एक तरह से मजबूरी है। समझ गई। दूसरा मेट्रिक है फ्री कैश फ्लो की अस्थिरता। ये FY24 में नेगेटिव 1,653 मिलियन से बढ़कर FY25 में पॉजिटिव 2,417 मिलियन हो गया। ये एक बहुत बड़ा स्विंग है। इसके पीछे भी कारण है। तो पहला क्यों, FCF में 4,070 मिलियन का स्विंग क्यों हुआ? क्योंकि FY24 में कैपेक्स में एक बड़ा उछाल आया था, लगभग 2,438 मिलियन का। और दूसरा क्यों, ये कैपेक्स अचानक क्यों करना पड़ा? ये केपेक्स BKC हेडक्वार्टर्स और IT कैपेसिटी को अपग्रेड करने के लिए था, जो सेबी द्वारा अनिवार्य T+0 और T+1 साइकिल्स के लिए जरूरी था। तो ये एक जरूरी खर्चा था। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। रिपोर्ट में एक सेक्शन है मैनेजमेंट के दावे बनाम फाइनेंशियल सच्चाई। पहला दावा है इनहेरेंट ऑपरेटिंग लेवरेज, मतलब रेवेन्यू बढ़ने पर प्रॉफिट तेजी से बढ़ेगा। लेकिन फाइनेंशियल सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कंसोलिडेटेड अदर एक्सपेंसेस FY25 में रेवेन्यू का 62.71% हो गए। मतलब खर्चे भी रेवेन्यू के साथ बढ़ रहे हैं? हाँ, जो ऑपरेटिंग लेवरेज को कम करता है। ठीक है। दूसरा दावा, निवेशक सुरक्षा के उच्च मानकों के लिए प्रतिबद्ध। और इसकी सच्चाई, सेबी के साथ सेटलमेंट हुए, क्योंकि अकाउंट फ्रीज करने में 77 दिनों की देरी हुई थी। तो दावों और हकीकत में फर्क है। एक फोरेंसिक स्कोर कार्ड भी है, उसका नतीजा क्या है? वेटेड स्कोर 68 है, जो एक एम्बर वर्डिक्ट है, मतलब ट्रैफिक लाइट पीली है। अच्छा। अकाउंटिंग क्वालिटी पर स्कोर अच्छा है 85, लेकिन गवर्नेंस पर 66 और लीगल रेगुलेटरी पर 50, जो कि कमजोर है। और ये हालिया सेटलमेंट्स की वजह से है? बिल्कुल। ठीक है, तो अब वैल्यूएशन की बात करते हैं। PE 62.80x और PB 10.72x है। ये अपने साथियों की तुलना में कैसा है? अगर हम साथियों से तुलना करें तो NSDL का PE 62.80x है, CDSL का 66.00x है और CAMS का 48.00x है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, NSDL का नेट PAT मार्जिन जो 22.35% है, वो CDSL के 48.63% से काफी कम है। फिर PE लगभग बराबर क्यों है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक नोट है। बाजार NSDL के संस्थागत कस्टडी में जो 86.8% की हिस्सेदारी है, उसे बहुत महत्व देता है। मतलब इंस्टीट्यूशनल पैसा ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। हाँ, इसे रिटेल बाजार की अस्थिरता के खिलाफ एक बचाव के रूप में देखा जाता है, जहां CDSL मजबूत है। तो भविष्य के लिए इन सब का क्या मतलब है? किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? रिपोर्ट में 4 प्रमुख मॉनिटरेबल्स दिए गए हैं। पहला, T+0 सेटलमेंट। इसका ट्रांजैक्शन फीस पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना होगा। दूसरा, इंश्योरेंस डीमैट। अगर इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस पॉलिसी को अनिवार्य किया गया तो ये एक नया बाजार खोल सकता है।
और तीसरा है अनलिस्टेड मैंडेट्स। हाँ, अपनी 73,486 अनलिस्टेड कंपनियों को रिकरिंग कस्टोडी रेवेन्यू में बदलना। और चौथा है कैसा मिक्स, मतलब क्या एनपीएल अपने कंसोलिडेटेड आरओई को बेहतर बनाने के लिए स्टेबल फ्लोट इनकम की ओर बढ़ सकता है। चलिए इसे समाप्त करते हैं। विश्लेषक का अंतिम निष्कर्ष क्या है? रिपोर्ट में एक बेहतरीन उपमा का उपयोग किया गया है। एनएसडीएल भारत के सिक्योरिटीज मार्केट का डिजिटल टोल ब्रिज है। इसका मतलब समझाइए। इसका मतलब है कि डिपॉजिटरी बिजनेस से होने वाली ऊंची टोल कलेक्शन एक महंगे लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बैंकिंग फूड कोर्ट यानी एनपीएल के विकास को फंड कर रही है। तो फूड कोर्ट की वजह से टोल ब्रिज का मार्जिन कम हो रहा है? हाँ, हालांकि ये सब्सिडियरी बैंकिंग बिजनेस को डिपॉजिटरी के शानदार मार्जिन को कम करता है, लेकिन कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट जिसमें शून्य कर्ज है, विशाल स्केल एडवांटेज और अनलिस्टेड कंपनी मोट इसे एक मजबूत लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर होल्ड बनाते हैं। लेकिन एक चेतावनी भी है। हाँ, चेतावनी यह है कि वैल्यू इन्वेस्टर्स को रेगुलेटरी कंप्लायंस और ऑपरेशनल खामियों पर कड़ी नजर रखनी होगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये प्रणालीगत न बने। तो हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे T+0 और तत्काल निपटान आदर्श बन जाएगा, क्या एक डिपॉजिटरी या तिजोरी के रूप में एनएसडीएल की भूमिका कम महत्वपूर्ण हो जाएगी? और क्या इसका भविष्य पूरी तरह से डेटा और बैंकिंग सेवाओं में नवाचार करने की क्षमता पर निर्भर करेगा? या इसका ढांचागत मोट इतना मजबूत है कि इसे चुनौती नहीं दी जा सकती? ट्यून इन करने के लिए थैंक्स। याद रखें, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मिलते हैं अगली बार। वेलकम टू एनालिस्ट